काली घटाएं छाई हुई थीं। देखते ही देखते पूरे गांव में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव के बीचों बीच मुख्य सड़क के किनारे सुदामा का मशहूर ढाबा था। लकड़ी के चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई में देसी मुर्गा पक रहा था और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही थी। ढाबे के एक कोने में भोंदू और कल्लू, गांव के दो बेरोजगार मगर हमेशा खुश रहने वाले दोस्त, बैठकर बारिश और देसी मुर्गे का आनंद ले रहे थे। कल्लू भाई, कसम से बोलू, सुदामा काका के हाथ में जादू है। ये मुर्गा नहीं है, ये मुर्गा नहीं, स्वाद का बादशाह है। अब इतना मत उछल, बस इतना बोल कि सुदामा काका के हाथ का मुर्गा एक बार जो खा ले, वो स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलता। अरे सुन, कल रात मेरी घरवाली ने इतनी पानी वाली सब्जी बनाई कि मुझे समझ ही नहीं आया क्या खा रहा हूँ। मैंने बस इतना कहा कि आज सब्जी कुछ ज्यादा ही पतली बन गई है, फिर तो वो गुस्से से मुझे घूरने लगी। अबे तेरी घरवाली तो फिर भी सब्जी बनाती है, मेरी वाली तो कहती है रोज रोज मुर्गा खाने जाते हो ढाबे पे, अब घर में तो दाल रोटी खाओ। मैंने कहा भाग्यवान, दाल रोटी से पेट भरता है, दिल नहीं भरता। दिल भरने के लिए देसी मुर्गा चाहिए। फिर क्या बोली? बोली, दिल भरवाना है तो सुदामा से शादी कर लो। बारिश की बूंदें छत से टपकती रही, कड़ाही से भाप उठती रही और ढाबे की रौनक बढ़ती चली गई। चंदू ढाबे के एक कोने में बैठकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। उसके बाबा का सपना है कि एक दिन चंदू ढाबे में नहीं बल्कि किसी बड़े सरकारी ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर काम करे। वे नहीं चाहते कि चंदू उनकी तरह पूरी जिंदगी ढाबे पर मेहनत करे। तभी गांव के एक बुजुर्ग उसके पास आते हैं। बेटा, इतनी बारिश में भी पढ़ाई, थोड़ा आराम भी किया कर। दादा, आराम करने का समय अभी नहीं है, परीक्षा नजदीक है और मुझे इस बार हर हाल में निकालना है। जानता हूँ बेटा, तेरी मेहनत देखकर पूरा गांव गर्व करता है। तू इस गांव का पहला लड़का होगा जो सरकारी अफसर बनेगा। सोच, जब तेरा नाम अखबार में छपेगा तो तेरे बाबा की आंखों में कैसी चमक होगी। दादा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बाबा पर बोझ बन गया हूँ। वो दिन रात ढाबे पर मेहनत करते हैं और मैं यहाँ बस किताबें पढ़ता रहता हूँ। मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। तभी सुदामा भी वहां आ पहुंचा। तूने फिर वही बात कही। कितनी बार समझाऊं कि तेरा काम पढ़ाई है, ढाबा नहीं। बाबा, आप रोज सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, बारिश हो धूप हो, आप कभी नहीं रुकते। मैं भी तो हाथ बटा सकता हूँ ना, थोड़ा बहुत ही सही। बेटा, मेरा हाथ बटाना है तो किताब उठा, कलम पकड़ और खूब मेहनत कर। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। सुदामा, तू सही कहता है, पर चंदू का मन भी समझ। बेटा अपने बाबा को मेहनत करते देखता है तो उसका मन भी करता है साथ देने का। जानता हूँ दादा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसी ढाबे में गुजार दी। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ चूल्हा जलाना और मुर्गा पकाना सीखा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वही जिंदगी जिए। मैं चाहता हूँ वो कुछ बड़ा बने, ऐसा बने कि पूरा गांव उस पर गर्व करे। सुदामा और चंदू जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। थाली में रोटी और वही देसी मुर्गा जो दिन भर ग्राहकों के लिए बनता था, आज बाप बेटे के लिए भी बना था। चंदू ने खाना खाते खाते कहा, बाबा, आज फिर वही बात पूछूं? पूछ ले। आप मुझे ढाबे पर काम क्यों नहीं करने देते? मैं तो बस थोड़ी मदद ही करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी वहीं गुजारने की बात नहीं कह रहा। सुदामा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुरानी यादें उतर आईं। बेटा, मेरा बचपन बहुत कठिन था। मैं छोटा ही था जब मेरे बाबा गुजर गए। घर की जिम्मेदारी जल्दी ही मेरे कंधों पर आ गई। पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी और फिर यही ढाबा संभालना सीख गया। तभी मैंने ठान लिया था कि तू मेरी तरह संघर्ष नहीं करेगा, बल्कि पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बनेगा। चंदू की आंखों में आंसू आ गए। सुन बेटा, मुझे इस ढाबे से कोई शिकायत नहीं। इसी ढाबे ने मुझे तुझे पालने की ताकत दी। इसी ढाबे ने मुझे इज्जत दी। पर मैं नहीं चाहता कि तू भी वही रास्ता चले जो मुझे मजबूरी में चलना पड़ा। मैं चाहता हूँ तू पढ़े, आगे बढ़े, अफसर बने,
ताकि दुनिया तुझे इज्जत की नजर से देखे। बाबा, मैं वादा करता हूँ आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह बारिश फिर शुरू हो गई, इस बार हल्की हल्की फुहारों के साथ। ढाबे पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। सुदामा चूल्हे के पास व्यस्त था। तभी एक अच्छे कपड़ों वाला, चमकते जूतों वाला आदमी उतरा। उसका नाम था राकेश मल्होत्रा, जो खुद को शहर से आया एक बड़ा सरकारी अफसर बताता था। भाई साहब, सुना है यहाँ का देसी मुर्गा बहुत मशहूर है, जरा एक प्लेट लगाना। कुछ देर बाद सुदामा ने गर्मा गर्म मुर्गा और रोटी उसके सामने रखी। राकेश ने पहला निवाला लेते ही आंखें बंद कर ली, मानो किसी स्वर्गीय अनुभव से गुजर रहा हो। वाह भाई साहब, मैंने शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाया है, पर ये स्वाद, ये तो लाजवाब है। ये तो असली देसी स्वाद है जो शहर में कहीं नहीं मिलता। साहब, शहर में तो मसाले भी मिलावटी होते हैं, हमारे यहाँ तो सब कुछ अपने हाथ का बनाया हुआ है। मिट्टी का चूल्हा, देसी मसाले और प्यार से बनाया खाना, यही तो असली स्वाद का राज है। सच कहा आपने, शहर की जिंदगी में तो बस भाग दौड़ है। भाई साहब, मैं कल फिर आऊंगा। सच बताऊं, इस स्वाद को भूलना मुश्किल होगा। जरूर साहब, आपका हमेशा स्वागत है। अगले दिन जैसा कहा गया था, राकेश मल्होत्रा फिर ढाबे पर आया। इस बार बारिश थोड़ी तेज थी और ढाबे में भीड़ भी ज्यादा थी। राकेश ने वही जगह चुनी और सुदामा को आवाज दी। भाई साहब, सच कहूं तो मैं रात भर उसी मुर्गे के स्वाद के बारे में सोचता रहा, इसीलिए आज फिर चला आया। साहब, ये तो हमारी खुशकिस्मती है, अभी लाता हूँ। खाना खत्म करने के बाद सुदामा वहीं उससे बातचीत करने लगा। अच्छा सुदामा जी, आप अकेले चलाते हैं ये ढाबा? जी हाँ साहब, बस मैं और मेरा बेटा है घर में। बेटे को मैं ढाबे पर काम नहीं करने देता। क्यों भला? इतना अच्छा चलता ढाबा है, बेटा साथ दे तो और भी अच्छा चले। साहब, मेरा बेटा चंदू बहुत होनहार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, दिन रात मेहनत करता है। मेरा सपना है कि वो बड़ा अफसर बने। राकेश ने जैसे यह सुनते ही अपनी आंखों में एक चमक ला दी। हालांकि यह चमक असल में एक शिकारी की चमक थी। अरे वाह, सरकारी नौकरी की तैयारी? कौन सी परीक्षा दे रहा है? साहब, यही सरकारी विभाग की परीक्षाएं हैं। कई बार कोशिश कर चुका है पर हो नहीं पाया अभी तक। सुदामा जी, एक बात बताऊं, मैं जो हूं वो सिर्फ एक साधारण अफसर नहीं हूं। मेरा उठना बैठना बड़े बड़े मंत्रालयों में है। मेरे परिचय से कई लड़कों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सुदामा की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगी। सच साहब? बिल्कुल सच। देखिए, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं। आपका बेटा अगर वाकई मेहनती है तो मैं उसकी मदद जरूर कर सकता हूँ। बस थोड़ा खर्चा लगता है ऊपर तक बात पहुंचाने में, कागजी काम में, पर काम पक्का हो जाता है। साहब, कितना खर्चा लगेगा? देखिए, ये सब बहुत गोपनीय काम है, अभी मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, पर करीब 2-3 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। पर भरोसा रखिए, काम पक्का होगा। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। सुदामा एक पल के लिए खामोश हो गया। इतनी बड़ी रकम उसके लिए तो यह जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा थी, मगर बेटे के भविष्य के सामने यह रकम छोटी लगने लगी। साहब, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए, मैं अपने बेटे से भी बात करूंगा। बिल्कुल सोचिए, जल्दबाजी की कोई बात नहीं, पर हाँ, एक बात याद रखिएगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं कुछ दिनों में शहर वापस जा रहा हूँ, फिर शायद ये मौका हाथ से निकल जाए। ये कहकर राकेश गाड़ी में बैठकर चला गया। सुदामा वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में उम्मीद और डर दोनों एक साथ उमड़ रहे थे। रात का समय था। बारिश की बूंदें टीन की छत पर टप टप गिर रही थी। सुदामा अपने घर में अकेला बैठा था। तभी उसके पुराने मोबाइल की घंटी बजी। सुदामा जी,
मैं राकेश बोल रहा हूँ। जी साहब, बोलिए। सोचा आपको फोन कर लूं। क्या सोचा आपने बेटे की नौकरी के बारे में? साहब, सोच रहा हूँ, पर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाऊं, समझ नहीं आ रहा। देखिए सुदामा जी, मैं समझता हूँ ये मुश्किल फैसला है, पर सोचिए, आपके बेटे का पूरा भविष्य इस पर टिका है। एक बार नौकरी लग गई तो सारी मुश्किलें खत्म। फिर वो अफसर बनकर आपकी हर तकलीफ दूर कर देगा। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है वो शायद 1 लाख के आसपास हो। कोई बात नहीं सुदामा, बाकी बाद में कर लीजिएगा। वैसे भी ऐसे काम धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं। पर बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे साहब? सुदामा जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपका ढाबा तो अच्छा खासा चलता है। अगर आप चाहें तो अपने ढाबे को थोड़े समय के लिए गिरवी रख सकते हैं। मेरे जान पहचान में एक आदमी है जो ये काम कर देगा। जैसे ही आपके बेटे की नौकरी लगेगी, आप उसकी पहली तनख्वाह से ढाबा वापस छुड़ा लीजिएगा। मैं भी उस वक्त तक आपकी पूरी मदद करूंगा। साहब, मुझे थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोच लीजिए, पर याद रखिएगा, वक्त हाथ से निकल रहा है। मैं परसों तक ही यहाँ रुकूंगा, उसके बाद शायद ये मौका फिर न मिले। फोन कट गया। सुदामा वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों के सामने बार बार चंदू का चेहरा घूम रहा था। 1 हफ्ता बीत चुका था। ढाबा अब भी हमेशा की तरह भीड़ से भरा रहता। धुआं उठता, मुर्गे की खुशबू फैलती, पर सुदामा के अंदर एक तूफान चल रहा था। उसने राकेश की बातों में आकर धीरे धीरे अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी और अब ढाबे को गिरवी रखने के कागजों पर भी दस्तखत कर चुका था। ऊपर से मुस्कुराता, ग्राहकों को खाना परोसता, पर अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। रात को जब चंदू पढ़ाई से लौटा तो उसने अपने बाबा को उदास बैठा देखा। सुदामा हमेशा की तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, पर चंदू की तेज नजरों से यह छिप नहीं सका। बाबा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कई दिनों से देख रहा हूँ। कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी थकान है। बाबा, मुझसे झूठ मत बोलिए। मैं आपका बेटा हूँ। आपकी आंखों में छिपा दर्द पहचान सकता हूँ। बताइए, क्या हुआ है? सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। राकेश की पहली मुलाकात, उसका नौकरी दिलाने का वादा, पैसों की मांग और अंत में ढाबे को गिरवी रखने की बात। चंदू यह सुनकर स्तब्ध रह गया। बाबा, आपने ये क्या कर दिया? आपने बिना मुझसे पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया। बेटा, मैं तो बस तेरी भलाई चाहता था। सोचा अगर तेरी नौकरी लग जाए तो। बाबा, मैंने तो कभी शॉर्टकट से नौकरी पाने के बारे में सोचा भी नहीं। मैं चाहता था कि मैं अपनी मेहनत से अपने दम पर सरकारी नौकरी पाऊं। मुझे किसी दलाल के जरिए नौकरी नहीं चाहिए थी। ये तो हमारी मेहनत की, हमारी ईमानदारी की तौहीन है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने गलती कर दी। मुझे लगा शायद यही रास्ता आसान है। बाबा, अभी भी वक्त है। हमें पता लगाना होगा कि ये आदमी असल में कौन है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कोई भी असली अफसर इस तरह सीधे पैसे नहीं मांगता। ये सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। अब क्या होगा बेटा? मैंने तो लगभग सब कुछ दे दिया। बाबा, घबराइए मत। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। अगले 2-3 दिन ढाबा बंद रहा। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि सुदामा का ढाबा क्यों बंद है। तभी एक दिन गांव में हलचल मच गई। पुलिस की एक गाड़ी गांव में आई और इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह अपने सिपाहियों के साथ गांव में पूछताछ करने लगे। वे गांव के चौपाल पर रुके, जहां कई लोग जमा हो गए। सुनिए गांव वालों, हमें सूचना मिली है कि इस इलाके में एक ठग सक्रिय है जो खुद को बड़ा सरकारी अफसर बताकर लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता है। पहले वो पैसे ऐंठता है और फिर धीरे धीरे लोगों की जमीन जायदाद, दुकान मकान हड़पने की कोशिश करता है। अगर किसी को भी ऐसा कोई शख्स मिले, तुरंत हमें खबर कीजिए।
गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस कुछ देर पूछताछ करने के बाद गांव से चली गई। शाम को जब यह खबर सुदामा तक पहुंची तो वह सोच में पड़ गया। उसके मन में बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने अभी तक राकेश पर शक नहीं किया था। उस रात बारिश फिर तेज हो गई थी। सुदामा के मोबाइल की घंटी बजी। राकेश का फोन था। हेलो सुदामा जी। जी साहब, बोलिए। सुदामा जी, अब वक्त आ गया है असली बात करने का। मुझे अब बाकी की रकम नहीं चाहिए, मुझे सीधे आपका ढाबा चाहिए, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा तो सौदा था कि नौकरी लगने के बाद। अरे सुदामा जी, कैसी नौकरी, कैसा सौदा? मुझे शुरू से ही किसी की नौकरी नहीं लगवानी थी। मुझे बस आपका ये मशहूर ढाबा चाहिए था, जिस पर इतनी भीड़ आती है, इतनी कमाई होती है। मैंने बस आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, आपके बेटे के प्यार का फायदा उठाया। साहब, ये तो धोखा है, ये तो अन्याय है। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। जाइए, पर याद रखिए, कागजों पर आपके ही दस्तखत हैं। कानूनी तौर पर अब ये ढाबा मेरा है। अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो आपके और आपके बेटे के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। समझदारी इसी में है कि चुपचाप ढाबा मेरे हवाले कर दीजिए। फोन कट गया। सुदामा वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार उसे एहसास हो गया था कि वह कितनी बुरी तरह ठगा गया है। जो पास के कमरे में यह सारी बातचीत सुन रहा था, तुरंत बाहर आया। बाबा, मैंने सब सुन लिया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, यही वो ठग है जिसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही थी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, अपनी पहचान, सब कुछ गवा दिया। अब क्या करूं मैं? बाबा, घबराइए मत, अब वक्त है हिम्मत दिखाने का। मुझे याद है इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा था, हमें चुपचाप पुलिस से संपर्क करना होगा और इस ठग को उसके ही जाल में फंसाना होगा। चंदू कुछ देर सोचता है, फिर उसके दिमाग में एक योजना आती है। बाबा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। पहले हम पुलिस को सारी बात बताएंगे, फिर आप उस धोखेबाज को फोन करके कहिए कि आप ढाबा उसे देने के लिए तैयार हैं। उसे कल सुबह ढाबे पर बुलाइए। जैसे ही वो ढाबा लेने आएगा, पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। तभी उसकी सच्चाई पूरे गांव के सामने आ जाएगी। सुदामा ने राकेश को फोन मिलाया। उसकी आवाज में एक बनावटी हार थी, मानो वह पूरी तरह टूट चुका हो। साहब, मैंने बहुत सोचा, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। आप जीत गए। मैं ढाबा आपके हवाले करने को तैयार हूँ। बहुत अच्छा सुदामा जी, आपने समझदारी दिखाई। कब करना है ये काम? कल सुबह आ जाइए साहब, गांव वालों के सामने ही सब कुछ साफ कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई झगड़ा हो। ठीक है, मैं सुबह ठीक 9 बजे पहुंच जाऊंगा। और हाँ, समझदारी दिखाने के लिए शाबाशी सुदामा जी, आखिर आपने सही फैसला लिया। फोन कटने के बाद सुदामा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक उम्मीद और हिम्मत थी। अगली सुबह बारिश एक बार फिर तेज हो गई थी, मानो प्रकृति भी इस बड़े दिन की गवाह बनना चाहती हो। ढाबे के सामने धीरे धीरे गांव वाले जमा होने लगे। भोंदू और कल्लू भी वहां पहुंच गए। उनके चेहरों पर उलझन थी। अरे भोंदू, ये ढाबा इतने दिन से बंद क्यों है? न मुर्गा मिल रहा, न रोटी। मेरा तो पेट अंदर धंस गया है। अरे कल्लू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुदामा काका कहीं दिख भी नहीं रहे थे इतने दिन। कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी सुदामा बाहर आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में नमी थी। गांव वालों ने घेर लिया उसे। सुदामा भाई, ये ढाबा इतने दिन बंद क्यों रहा? हम सब बहुत परेशान थे। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मैंने ये ढाबा बेच दिया है, अपने बेटे के भविष्य के लिए। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या कह रहे हो सुदामा भाई? ये ढाबा तो तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तुम्हारी पहचान है। तुमने ये कैसे बेच दिया? दादा, मजबूरी थी। बेटे के लिए बहुत बड़ा सपना देखा था, उसी सपने की खातिर। तभी दूर से राकेश मल्होत्रा गाड़ी से उतरा। इस बार पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास में।
मानो वह अपनी जीत का जश्न मनाने आया हो। उसने भीड़ को देखा, थोड़ा चौंका, पर फिर खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। सुदामा जी, सब तैयार है ना? कागजात कहाँ है? साहब, सब तैयार है। बस आप एक बार फिर बता दीजिए, आप कौन हैं और आपने मुझसे क्या वादा किया था? मैं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी हूँ। मैंने सुदामा जी के बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया था और बदले में सुदामा जी ने अपनी मर्जी से मुझे ये ढाबा देने का फैसला किया है। तभी भीड़ के पीछे से इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह अपनी वर्दी में अपनी टीम के साथ आगे आए। उनकी अचानक मौजूदगी देखकर राकेश का चेहरा एक पल के लिए पीला पड़ गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। कौन ले रहा है यहाँ सरकारी नौकरी के नाम पर पैसे? इंस्पेक्टर साहब, ये तो गलतफहमी है। सुदामा जी अपनी मर्जी से मुझे ये ढाबा दे रहे हैं। मैंने किसी को कोई पैसे नहीं मांगे। झूठ बोल रहा है ये आदमी। इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मुझसे मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पहले मेरी सारी जमा पूंजी ऐंठी, फिर मुझे मजबूर किया कि मैं अपना ढाबा गिरवी रख दूं और कल रात फोन पर इसने साफ कह दिया कि इसे मेरे बेटे को कोई नौकरी नहीं दिलानी, इसे बस मेरा ढाबा चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जिसके बारे में आपने पिछले दिनों पूछताछ की थी। ये सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पहले से ही 3 गांवों की शिकायतें हैं और आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, क्योंकि सुदामा जी के बेटे चंदू ने पहले ही हमें इस पूरी साजिश की जानकारी दे दी थी। हाँ, मैंने ही पुलिस को खबर दी थी। मेरे बाबा ने भूलेपन में तुम पर भरोसा किया, पर मुझे शुरू से ही शक था। तुमने मेरे बाबा के सपनों का, मेरी मेहनत का मजाक बनाने की कोशिश की, पर अब तुम बच नहीं सकते। देख लूंगा तुम दोनों को। ये मत सोचना कि इतनी आसानी से बच जाओगे। मेरे ऊपर वाले लोग बहुत ताकतवर हैं। इसे गिरफ्तार करो और इसकी धमकियों को भी केस में जोड़ो। सिपाही ने राकेश को पकड़कर पुलिस थाने ले गया। सुदामा जी, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये आदमी धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए आपके सारे कागजात अदालत में अमान्य घोषित हो जाएंगे। आपका ढाबा आपका ही रहेगा। बेटा, तूने आज मेरी लाज बचा ली। अगर तू ना होता तो मैं तो सब कुछ गवा बैठता। बाबा, आपने मुझे जो सिखाया है वही तो काम आया। आपने हमेशा कहा कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। बस मैंने उसी सीख को अपनाया। बाबा, अब मैं कुछ दिन ढाबे पर आपकी मदद करूंगा, फिर पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। इस बार परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा, अपनी मेहनत से, बिना किसी शॉर्टकट के। बेटा, आज मुझे समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्ची मेहनत है। जो कोई शॉर्टकट का रास्ता दिखाए, समझ लेना वो या तो झूठा है या फिर तुम्हारी मेहनत की कीमत नहीं जानता। सरकारी नौकरी हो या जिंदगी की कोई भी मंजिल, वो सिर्फ अपने दम पर अपनी मेहनत से ही हासिल होती है, पैसे देकर या दलालों के जरिए नहीं।